हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। माई सेल्फ अंकित। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज अपन जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर, दैट इज हाईवे मटेरियल्स पेमेंट डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेई में आए हुए हैं वही सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी, अगर आप सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली सिविल में क्या होता है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स सब में सेम रहता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे, जो सिविल का कोर्स है वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले जाए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ एसएससी जेई के लिए है, पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उससे आपका इन क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको लग रहा होगा कि एमसीक्यूज के साथ साथ आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है जिस भी क्वेश्चन में, वहाँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन बिटुमिन द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है वो क्या होता है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस पर कि जो बिटुमिन होता है एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अटेन कर लेता है। तो बेसिकली जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टेम्परेचर। सो व्हाइल कंडक्टिंग सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन बिटुमिन द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिटुमिन इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एस्पर्ट। बिल्कुल, जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो इसको एस्पर्ट कहा जाता है। इन सेमी फ्लूइड स्टेट इज ए कॉल्ड, ये इज कॉल्ड मिनरल या टार। एग्जैक्टली। इन फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। बिल्कुल सही है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन इसके सही है। क्या होता है सॉलिड स्टेट में कब होता है बिटुमिन, जब इसके साथ आप कुछ एग्रीगेट वगैरह मिला देते हो तो इसको एस्पर्ट कहा जाता है। सेमी फ्लूइड, जब आप इसमें कुछ किसी तरह का फ्लूइड मिला देते हो, जब ये सेमी फ्लूइड हो जाता है, ये इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है या घट जाती है। और जब भी बिल्कुल फ्लूइड स्टेट में आ जाता है, जब आप इसमें एकदम इसकी जब विस्कोसिटी बिल्कुल कम हो जाती है तो इसको पेट्रोलियम कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बिटुमिन क्या बनता कैसे दोस्तों, बिटुमिन क्या है, बेसिकली बिटुमिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल डिस्टिलेशन। बिटुमिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है। सो ए मिक्सचर ऑफ बिटुमिन एंड इनर्ट मिनरल मैटर इन सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन विल गिव एस्पाल्ट। ठीक है, तो अगर जब बिटुमिन के साथ आपने कुछ मिला दिया, कुछ सॉलिड वाला, जैसे कुछ एग्रीगेट वगैरह मिला दी, कुछ ग्रेवल्स मिला दिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एस्पाल्ट। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बिटुमिन दोस्तों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि बिटुमिन क्या है, आपका एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बिटुमिन क्या है, आपका एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इट इज़ अ डेंस हाईली विस्कस पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन दैट इज फाउंड इन डिपॉजिट सच एज ऑयल सैंड्स एंड पिच लेक्स। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जो बिटुमिन होता है किससे आता है, पार्शियल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम से। सो इट इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था आपका एसएससी जेईई 2008 में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको देखते ही आंसर सही कर देना है। लॉस एंजल्स मतलब एब्रेशन रेजिस्टेंस, लॉस एंजल्स मतलब एब्रेशन रेजिस्टेंस। और लॉस एंजल्स में क्या होता है कि इट इज़ मेजरमेंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द मिनरल एग्रीगेट्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रेडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस इंक्लूडिंग एब्रेशन और एट्रिशन। ठीक है, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ही लॉस एंजल्स मशीन को यूज़ किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आपको देखते विद इन 5 सेकेंड्स आपको सही आंसर टिक कर देना है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दबाजी में कुछ और पे नहीं करना, थोड़ा सा आपको 2 4 5 सेकंड का टाइम लेना है, देखना है कि एब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब लॉस एंजलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी एलोंगेटेड। ये फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी एलोंगेटेड। दोस्तों, अगर फ्लैकी एग्रीगेट होगा उसको एलोंगेटेड कब कहेंगे, जब इट विल बी ट्वाइस द मीन साइज। मतलब जब इसकी जो साइज होगी, जब इसकी लेंथ होगी वो इसकी मीन साइज की ट्वाइस होगी। ठीक है, जब इसकी लेंथ होगी वो मीन साइज की ट्वाइस होगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ फ्लैकी और एलोंगेटेड की बात हुई है, शायद अपन ने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। ठीक है,
अपन बात करते हैं सबसे पहले फ्लैकी कब होगा कोई भी एग्रीगेट? फ्लैकी की जब होगा जब इसकी जो लीस्ट डायमेंशन होगी एग्रीगेट की, जब एग्रीगेट की लीस्ट डायमेंशन 1/6 होगी इसकी मीन डायमेंशन की। मीन डायमेंशन अपन को अपन एमडी से लिखते थे, ठीक है। इसकी लीस्ट डायमेंशन जब 1/6 होगी इसकी मीन डायमेंशन की, तो इट विल बी फ्लैकी। एग्रीगेट कब होगा? जब इसकी जो लेंथ है, ध्यान देना, इसकी जो लेंथ है एलोंगेटेड की जो लेंथ है ग्रेटर देन होगी 1.8 टाइम्स, 1.8 इंटू मीन डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा? एलोंगेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना फ्लैकी तो कब हुआ? जब 1/6 हुई इसकी मीन डायमेंशंस की, जब इसकी जो साइज है वो 1/6 हुई इसकी, इसकी जो लीस्ट डायमेंशन है वो मीन डायमेंशन की 1/6 होनी चाहिए, इसकी जो लेंथ है वो 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों हो गया फ्लैकी क्राइटेरिया। इन्होंने कहा है अभी कि फ्लैकी को एलोंगेटेड कब करा जाएगा? जब इसकी जो लेंथ है वो इसकी मीन साइज की ट्वाइस होगी, ठीक है। जब इसकी मीन साइज की ट्वाइस होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटुमिन इमल्शन मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बिटुमिन इमल्शन होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ लिक्विड कंटेनिंग बिटुमिन इन सस्पेंशन। बिटुमिन इमल्शन क्या होता है? बिटुमिन इमल्शन इट इज़ वन काइंड ऑफ लिक्विड एक्चुअली, ठीक है। तो बिटुमिन इमल्शन इज अ लिक्विड प्रोडक्ट इन विच ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बिटुमिन इज सस्पेंडेड in a finely divided condition in an aqueous medium and stabilized by means of one or more suitable materials, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देना कि जो बिटुमिन इमल्शन होता है ये एक आपका लिक्विड प्रोडक्ट होता है। बिटुमिन इमल्शन आपका एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है जिसमें कि जो बिटुमिन है वो सस्पेंशन में रहता है। और सस्पेंशन क्या होता है? ये एक इमल्शन क्या होता है? इट इज़ इमल्शन ऑफ टू फेज सिस्टम, ठीक है। जो एक तो होता है डिस्पर्स्ड आपका, एक इसमें क्या होता है बेसिकली इमर्शन में आपके दो इमिसिबल लिक्विड्स लेयर बन जाती है, ठीक है। इसमें दो लेयर बन जाती है, ठीक है। और ये आपका जो इमल्शन है पर्टिकुलरली कहाँ यूज़ होता है? कहीं भी जैसे आपको पैच वर्क हो, जैसे कहीं से फॉर एग्जांपल कई ऐसी जगह जहाँ आपकी कंक्रीट के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कंक्रीट लेने के लिए वो नहीं जा सके और आपको जस्ट एक फ्लोएबल करनी है, ठीक है। या जैसे अपने रोड के जो पैच वर्क्स होते हैं, ठीक है, रोड के पैच वर्क्स में इमल्शन आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इमल्शन का कि इस इमल्शन को आप जब भी यूज़ कर सकते हैं जब ये वेट वेदर हो। वेट वेदर मतलब जब ये बारिश आ रही हो तो भी आप इस इमल्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके पैच वर्क में, और एक आप इसको ड्यूरिंग द रेनिंग इवन ड्यूरिंग द रेनफॉल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? बिटुमिन इमल्शन को, जो कि क्या होता है लिक्विड होता है जिसमें कि बिटुमिन सस्पेंशन में रहता है। बस अब आप इतना समझो, इतना पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। दोस्तों CBR की जो वैल्यू होती है, CBR बोले तो कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो, उसके पेनिट्रेशन की जो वैल्यू होती है वो 2.5 और 5 mm दोनों पर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। वो 2.5 और 5 mm दोनों पर कैलकुलेट की जाती है। वैसे तो क्या है जनरली क्या होता है कि जनरली CBR वैल्यू 2.5 mm पेनिट्रेशन विल बी ग्रेटर देन that of 5 mm penetration, and in such cases the formal shall be taken as a CBL value for designing purposes। मतलब जो CBL वैल्यू जो 2.5 पर होती है वो ग्रेटर देन होती है 5 mm वाले से, और इसमें क्या करते हैं जो पहली वाली वैल्यू आती है वो ली जाती है डिज़ाइन पर्पज़ के लिए। अगर CBR वैल्यू if CBR value corresponding to a penetration of 5 mm exceeds the 2 that for 2.5 mm the test shall be repeated। अगर 5 mm वाली जो वैल्यू है वो 2.5 से ज़्यादा हो गई तो फिर जो टेस्ट है वो रिपीट किया जाएगा, ठीक है। एग्रीड है भाई? वैसे तो जो CBR की वैल्यू है 2.5 और 5 mm दोनों पर कैलकुलेट की जाती है, ये तो क्वेश्चन में पूछा था जिसके ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि 2.5 की वैल्यू जो होती है CBR पे, 2.5 mm पे जो वैल्यू ली जाती है CBR की, और जो 5 mm पर CBR की वैल्यू ली जाती है तो उसमें 2.5 mm की वैल्यू 5 mm की वैल्यू से ज़्यादा होती है,
ठीक है, इसलिए डिज़ाइन पर्पजेज़ में हमेशा 2.5 mm की वैल्यू ही ली जाती है। ये आपको जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। दोस्तों 3/5 मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी 3/5 इंटू एम डी करके, जैसा बताया था मैंने आपको लास्ट पहले या दूसरे क्वेश्चन में। तो इट शुड बी 3/5 इंटू एम डी, मतलब मीन डायमेंशन। इसकी जो लीस्ट डायमेंशन है, इसकी जो लीस्ट डायमेंशन है वो इससे भी लेस देन होनी चाहिए, तभी जाकर के फ्लैकी कहलाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपसे SSC JEE 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट इज when the bitumen surfacing is done or already existing black top or over existing cement concrete road, the type of treatment to be given is। इसने बोला है कि बिटुमिन सरफेस डन हो गई और ऑलरेडी ब्लैक टॉप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ओवर सीमेंट कंक्रीट रोड, तो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाएगा? दैट ट्रीटमेंट विल बी कॉल्ड एज टैक कोट। दैट ट्रीटमेंट विल बी टैग कोड। बेसिकली दोस्तों टैग कोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि टैग कोड इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस मटेरियल ओवर एन एग्जिस्टिंग पेवमेंट सरफेस विच इज रिलेटिवली impervious like an existing bitumen surface or a cement concrete pavement or a previous surface like the WBM which has already been treated by a prime coat। ठीक है, टैग कोट को अपन यूज़ ही बिटुमिन सरफेस के ऊपर करते हैं जो कि इसको impervious बनाता है। ठीक है, टैग कोट को अपन यूज़ ही बिटुमिन सरफेस के ऊपर किया जाता है, ठीक है, जो कि इसको इम्परवियस बनाता है, एक बिटुमिन की तरह, एक सीमेंट कंक्रीट की तरह। ठीक है, फिर आता है एक आपका सील कोट। सील कोट क्या होता है दोस्तों कि सील कोट इज यूजुअली रिकमेंडेड एज ए टॉप कोट ओवर सर्टेन बिटुमिनस पेवमेंट्स विच आर नॉट इम्परवियस। ध्यान देना, सील कोट भी आपका बिटुमिनस सरफेस पे ही मतलब बिटुमिनस सरफेस के ऊपर ही इसको रिकमेंड किया जाता है एज ए टॉप कोट, पर ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपका बिटुमिनस सरफेस इम्परवियस नहीं है, मतलब वो परवियस है। ठीक है, अगर वो परवियस है तो सील कोट, अगर परवियस नहीं है मतलब इम्परवियस है तो टैग कोट अपन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि बिटुमिनस सरफेसिंग इज डन और ऑलरेडी आपका जो ब्लैक टॉप रोड है वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या यूज़ होगा दोस्तों? दैट विल बी टैग कोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट इज सबग्रेड। दोस्तों सबको पता है कि बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है पेवमेंट की? सबग्रेड होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये तो हो गया आपका सबग्रेड को सबसे पहले अपन डिनोट करते हैं SG से। ठीक है, उसके बाद अपन करते हैं सब बेस, मतलब SB मान लेते हैं अपन। सबग्रेड हो गया, सब बेस हो गया, फिर हो गया आपका बेस। ठीक है, उसके बाद आपका बाइंडर कोर्स मान लो, इसको BC मान लो, बाइंडर कोर्स। ठीक है, उसके बाद आप सरफेस कोर्स मान लो, बाइंडर कोर्स के बाद आपका टैग कोट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बाइंडर कोर्स हो गया तो यहाँ पर आपका टैग कोट हो जाएगा। ये जो लेयर होगी ना इसके ऊपर आपका टैग कोट हो गया, उसके बाद फिर आपका सरफेस कोर्स हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका सरफेस कोर्स के ऊपर आपका ये सील कोट हो जाएगा। ठीक है, सरफेस कोर्स के ऊपर आपका सील कोट हो जाएगा, और यहाँ इससे नीचे क्या है, यहाँ पर पूरा नेचुरल सबग्रेड है। ठीक है दोस्तों, तो सबग्रेड, सब बेस, बेस, बेस कोर्स, सबग्रेड, सब बेस, बेस, बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स, और उधर आपने लगा दिया सील कोट। ठीक है, और बाइंडर कोर्स के ऊपर लगा दिया आपने इधर टैग कोट और इधर प्राइम कोट, इधर प्राइम कोट और इधर टैग कोट। एग्रीड है? तो ये एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन है पेवमेंट का। अब इसने पूछा बॉटम मोस्ट लेयर कौन सी होती है? दैट इज सबग्रेड। सो ऑप्शन नंबर, सबग्रेड किसमें आ गया? ऑप्शन नंबर इसमें आ गया सबग्रेड में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज। रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एब्रेशन रेजिस्टेंस। दोस्तों इसमें समझिए आ रहा है क्वेश्चन में, जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर, मतलब टू एग्रीगेट का वियर और टीयर से जो रेजिस्टेंस माना जाता है वो क्या माना जाता है? दैट इज एब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब जो वियर और टीयर को रेजिस्ट करे, दैट इज एब्रेशन रेजिस्टेंस। और एब्रेशन रेजिस्टेंस के जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? दैट इज लॉस एंजलस। ध्यान देना,
जो ऑपरेशन रेजिस्टेंस वाला अपना टेस्ट होता है वो क्या टेस्ट होता है दोस्तों, दैट इज एब्रेशन लॉस एंजलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज, द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज दैट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दैट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जो रोड पेवमेंट में जो सीमेंट यूज़ होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने बीएमसी में आपको बताया था, शायद बीएमसी के मैंने आपको सीमेंट में जो चैप्टर था अपना उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है वो रोड पेवमेंट में काम में आती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप उसमें जैसे ओपीसी या पीपीसी या कुछ अलग तरीके की सीमेंट आप यूज़ करते हो तो उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा लेट होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का आपको नाम से पता लग रहा है कि रैपिड हार्डनिंग होती है, इसका मतलब इसकी जो हार्डनिंग है वो रैपिड होती है। तो आप रोड पेवमेंट का जब आप काम करते हो, रोड का जब आप काम करते हो तो आपको ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है। तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा देर के लिए डाइवर्ट नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको चाहिए कि आपको कंक्रीट या जो सीमेंट है वो जल्दी से सेट हो जाए, जल्दी से सेट हो जाए, जल्दी से हार्ड हो जाए, जल्दी से आप रोड पर उसको लगा सकें या रोड पे उसकी लेइंग कर सकें और जल्दी से आप अपने ट्रैफिक को नॉर्मल कंडीशन में ले आएँ। इस वजह से रोड का जब भी काम होता है तो वहाँ जो सीमेंट यूज़ होती है दैट इज़ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। वहाँ कभी भी ओपीसी या पीपीसी वगैरह, ऑब्वियसली ओपीसी पीपीसी यूज़ होती है, पर जो अपन जो एडमिक्सचर्स डालते हैं वो कौन सा एडमिक्सचर डालते हैं जिससे कि जो सीमेंट की जो हार्डनिंग है वो जल्दी से उतर, वो क्या होती है दोस्तों, दैट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ध्यान देना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्यों यूज़ होती है कि आप रोड के ट्रैफिक को ज़्यादा टाइम नहीं रोक सकते, क्योंकि एक परमिशन मिलती है पर्टिकुलर टाइम की कि भाई हमको 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हम डाइवर्जन करेंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में कि इसकी जो हार्डनिंग है वो जल्दी से हो जाए, उसको करने के लिए आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज जैसे ओपीसी वगैरह है तो इनका तो जो फाइनल सेटिंग टाइम है वही 10 ओवर्स है, तो 10 ओवर्स तो मिनिमम वही हो गया। फिर उसके बाद आपका जो बैचिंग हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर कॉम्पैक्शन, फिर मिक्सिंग, वो सब रहता है। तो ऐसी सीमेंट जो 15 से 30 मिनट में आपका सेट हुआ करके आपको पूरा रोड का काम हो जाए और आपको जो डाइवर्सन है वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये आपको रटना नहीं है, सिंपल सा आपको समझना है कॉन्सेप्ट, क्यों करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, पर क्यों करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज दोस्तों 1.09, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्योर बिटुमिन। ध्यान देना, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपकी ये है प्योर बिटुमिन की। ठीक है, पर ऐसा कोई बिटुमिन जहाँ कुछ टीयर एंड वियर एंड टीयर हो चुका हो, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट वेरीज फ्रॉम 1.10 टू 1.25। ध्यान देना, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपकी प्योर विटामिन की है, पर जो कुछ ऐसा वियर एंड टीयर सा जो आपका रहता है ये बिटुमिन, अगर उसकी अगर अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे दैट इज 1.10 टू 1.25। सो इन दिस क्वेश्चन इसने पूछा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमिन कितनी, इट विल बी 1.09। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसने दे रखा है कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन सीमेंट कॉन्क्रीट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं अपन कि इट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर, it should not be provided at the corner. Okay, should be spaced at a distance of 3 meter apart in case of huge structures. Okay, should be located where shear force is large, गलत है दोस्तों। should be located where bending moment is large, बिल्कुल गलत है दोस्तों। should be spaced at a distance of 3 meter apart in case of should be provided, should not be provided in the corner, एकदम राइट है दोस्तों। देखो कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होते हैं कि अगर आप कॉर्नर में दोगे तो सारा का सारा लोड तो उधर पड़ जाएगा, तो आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को कभी भी कॉर्नर में नहीं दे सकते। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हमेशा आपको इन मिडिल दिए जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स बेसिकली देते कहाँ है कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स अपन वहाँ देते हैं जहाँ पर आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो टेम्प्ररी
स्टॉप हो गया हो, ठीक है। जैसे कि आज शाम को 5 बजे तक काम कर लिया सारी लेबर ने, और जब कल से काम करेंगे तो वहाँ पर आपको आपने कहीं कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे दिया इन बिटवीन ऑफ द वर्क, ठीक है। तो आपको जब भी कभी भी जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो कभी भी कॉर्नर में तो देना ही नहीं है। इट शुड नेवर बी प्रोवाइडेड इन द कॉर्नर, ठीक है। इट शुड बी लोकेटेड वेयर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज लो। तो जो बेंडिंग मोमेंट लार्ज बता रहा था ये भी गलत है, और शियर फोर्स भी कम होना चाहिए। जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे रहे हो वहाँ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों ही कम होने चाहिए। कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, कहीं इन बिटवीन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सारा का सारा लोड उस पर ना पड़े, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपसे एसएससी जेई 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप खुद भी देख सकते हो, इस ये क्वेश्चन अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इज इक्वल लेंथ इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स, नहीं दोस्तों। इस लेंथ इक्वल टू मीन नहीं, लीज डायमेंशन नहीं, 3/5 ऑफ इट्स मीन एकदम राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बात कर रहा है कि इट इज़ इफ़ इट्स लीज डायमेंशन इज 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं कई बार, इसमें अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2015 में पूछा जा चुका है, उससे पहले भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। नो डाउट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, पर आप इसको याद रखना। फ्लैकी और एलोंगेटेड में दो ही तरीके का डिफरेंस है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 3/5 होती है तो मीन डायमेंशंस की, तो वो आपका फ्लैकी होगा, और अगर 1.8 टाइम्स होता है मीन डायमेंशंस का तो दैट विल बी एलोंगेटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर इज कॉल्ड। दोस्तों जो वेदर के अगेंस्ट जो इफेक्ट होता है एग्रीगेट का, दैट इज साउंडनेस, ठीक है दोस्तों। वेदर के अगेंस्ट में इफेक्ट है, इसका मतलब कि आपका जो एग्रीगेट है वो आपका ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब वो आपका वेदर से या बैड वेदर से इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इट मीन्स साउंडनेस टेस्ट में क्या अपन देखते हैं, दैट शुड बी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट से अपन क्या चेक करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। साउंडनेस टेस्ट से अपन ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, साउंडनेस टेस्ट से अपन ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। आपका जो स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ मान लीजिए आप जस्ट, वो आती है क्रशिंग टेस्ट से, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है अपना वो आती है किससे, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से। और जो इम्पैक्ट वैल्यू है दोस्तों, इम्पैक्ट वैल्यू आप किससे निकालते हो, कौन से टेस्ट से निकालते हो, दैट इज टफनेस, ठीक है। इम्पैक्ट वैल्यू आप किससे निकालते हो, टफनेस से। ठीक है दोस्तों, तो इसने बात करी है इफेक्ट, वेदर के इफेक्ट के लिए, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो इम्पैक्ट वैल्यू चेक करनी है, दैट विल बी टफनेस। इम्पैक्ट वैल्यू बिलोंग्स टू टफनेस, ध्यान देना। इसको ऐसे कर लो, आई टी मतलब इम्पैक्ट वैल्यू कैसे चेक करते हैं, टफनेस से चेक करते हैं। एस डी साउंडनेस से क्या चेक करते हैं अपन, साउंडनेस टेस्ट से, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। साउंडनेस टेस्ट से अपन क्या चेक करते हैं, ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। हार्डनेस अगर चेक करनी हो वो आपका हो गया लॉस एंजलस टेस्ट, ठीक है। हार्डनेस अगर चेक करनी हो वो आपका हो गया लॉस एंजलस टेस्ट, और या फिर एब्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है दोस्तों। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो इम्पैक्ट वैल्यू है आपकी, आपको बताया था मैंने आई इम्पैक्ट वैल्यू मतलब टफनेस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स कौन सी करती है, दैट इज टफनेस। आप टफनेस कैसे निकालते हैं, इसके एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, दैट इज टफनेस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं मैं अब, जो आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो कैसे निकालोगे आप, W2/W1 इंटू 100%, ठीक है। अब आप W2 कौन सी होगी, W1 कौन सा होगा, वो एक बार सुन लो। W2 क्या होता है कि W2 दैट इज परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट विच इज पासिंग थ्रू 2.36 mm सी, मतलब जो
2.36 mm से पास हो गए, ठीक है, वो तो हो गया आपका W2, और W1 हो गया आपका टोटल वेट ऑफ सैंपल, मतलब टोटल सैंपल का वेट, ठीक है। W2 जो आपके इससे पास हो गए 2.36 से, W1 टोटल वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। तो एग्रीगेट टू बी यूज फॉर वियरिंग कर्व्स द इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 30%। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो एग्रीगेट की जो इम्पैक्ट वैल्यू है, अगर आप वियरिंग कोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसकी इम्पैक्ट वैल्यू किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ 30% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बिटुमिनस मैकेडम के लिए यूज़ कर रहे हो तो जो आईआरसी ने रिकमेंड करी है दैट इज़ 40%, मतलब इट शुड नॉट मोर देन 40%। ध्यान देना, 30% कब है, जब आप वियरिंग कोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो। 30% कब है, जब आप वियरिंग कोर्स के लिए यूज़ कर रहे हो। जब आप बिटुमिनस मैकेडम के लिए यूज़ कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी मोर देन 40%, इट शुड नॉट बी मोर देन 40%। तो ध्यान देना, ये दोनों वैल्यूज़ का एक बार आप देख लेना, क्योंकि ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो इनमें से भी बन सकते हैं कि इसकी क्या लिमिट है, इसकी क्या लिमिट है, ठीक है। कोई बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन तो आता नहीं है एमसीक्यूज में कि आप पूरा इसको डिज़ाइन करो, ये करो, वो करो। तो ये भी बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन दैट इज हार्डनेस। दोस्तों वो जितना ज़्यादा हार्ड होगा, ध्यान देना, वो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ही उसका जो पेनिट्रेशन है वो कम होगा। तो जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा पेनिट्रेशन का, दैट विल इंडिकेट इट्स हार्डनेस। ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन है अपन मटेरियल का वो किससे देखते हैं, हार्डनेस से देखते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आप आ जाओ, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इफ द पेवमेंट इज कैप्ड हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द अलाइनमेंट देन द प्रेशर ऑन द आउटर व्हील्स विल बी। दोस्तों देखना, थोड़ा क्वेश्चन समझना, हॉरिजॉन्टल कर्व है, पेमेंट हॉरिजॉन्टल है अक्रॉस द अलाइनमेंट, ध्यान देना, पेमेंट इज हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द अलाइनमेंट, देन द प्रेशर ऑन द आउटर व्हील्स, ध्यान देना, प्रेशर ऑन द आउटर व्हील्स इट विल बी मोर देन द प्रेशर अंडर द इनर व्हील्स, मतलब जो आउटर व्हील्स पे जो प्रेशर होगा वो इनर व्हील से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इफ द रोड surface is kept horizontal across the alignment then the pressure on the outer wheels will be higher due to centrifugal force acting outwards, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट विल बी एक्टिंग आउटवर्ड्स एंड हेंस द रिएक्शन एट द आउटर व्हील वुड बी हायर। जैसे ही हॉरिजॉन्टल व्हील, हॉरिजॉन्टल कर्व पर पेवमेंट हॉरिजॉन्टल है अक्रॉस द अलाइनमेंट, देन the pressure on the outer wheels will be more than the pressure under the inner wheels due to the centrifugal force। ध्यान देना कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड एक्टिंग करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा वैसे भी कांटेक्ट करता है, आपको बताइए, तो जो आउटर साइड में व्हील्स है उनमें भी प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, the ductility value of bitumen, ductility value of bitumen is इक्वल टू दैट ऑफ टार, मतलब जितनी वैल्यू डक्टिलिटी की बिटुमेन की होती है उतनी वैल्यू टार की होती है, ठीक है। जितनी वैल्यू डक्टिलिटी की बिटुमेन की होती है उतनी ही वैल्यू टार की होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपसे एसएससी जेई 2017 में पूछा भी गया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपसे एसएससी जेई 2017 में पूछा गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चंस बड़े सिंपल आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ तो वैसे भी वही क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं जो कि लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेई में आए हुए हैं। क्वेश्चंस आपको वही सारे करवाए जाएंगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। तो मेन पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में आए, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में चले जाए कि हाँ भाई इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आता है और ये लेवल रहता है, और कई क्वेश्चन तो आपको पता है ऑब्वियसली रिपीट होते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। इसलिए लास्ट 10 ईयर्स का जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है
कि लास्ट 10 ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वही क्वेश्चंस को अपन करवाएं, क्योंकि अब थ्योरेटिकल मैं चाहता था, मैं थ्योरेटिकल भी क्लासेस चालू करवा देता, वही सब चीज़ें लेता मैं, फिर एक सब्जेक्ट को मैं 10 दिन लगाता, 15 दिन लगाता। पर वो चीज़ अपन करेंगे, शायद हो सकता है राजस्थान जी की तैयारी चालू करवाए तब कर लेंगे, या उसमें भी अपन बेसिक MCQs उठाएंगे। ठीक है, तो तब अपन वो तब और ज़्यादा वास्ट तरीके से या मैक्सिमम सारी चीज़ें कवर करते हुए तब अपन MCQs करेंगे। ठीक है, पर अभी जैसे SSC JEE में टाइम कम है, इन द सेंस कि अब कभी भी एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर हो सकती है। ठीक है, जैसे लॉकडाउन की चीज़ें एक बार फाइनलाइज होगी तो हो सकता है कि इसकी जो डेट्स है वो फाइनल हो जाए SSC JEE की। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास सिविल का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। मैं एक बार चाहता हूँ कि एक बार अपना जो सिविल का सिलेबस है वो पूरा हो जाए। जैसे अभी तक अपन अभी BMC कर चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं, अपना कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी कर चुके हैं, इरिगेशन कर चुके हैं, वो अपन ये हाईवे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इसके बाद फिर बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब अपन एक बार करके आएंगे। उसके बाद अपन एक मिसलिनियस की क्लासेस रखेंगे कि ओवरऑल पूरा एक सब्जेक्ट ले ले, उसके मिसलिनियस क्वेश्चंस कितने कितने हैं। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स में, तो वो एक बार अपन रखेंगे। पर फर्स्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद अपन सारी चीज़ देख लेंगे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इज ग्रेड। ऑब्वियसली दोस्तों कि बिटुमिन की ग्रेड देखने के लिए ही जो है पेनिट्रेशन टेस्ट यूज़ होता है। देखो दोस्तों, जो आपका पेनिट्रेशन टेस्ट हुआ वो ग्रेड के लिए होता है। जो आपका डक्टिलिटी टेस्ट होता है वो होता है आपका कि कैपेबल ऑफ बीइंग स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग, कि कितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ब्रेक हुए बिना। तो वो तो आपको पता ही है कि डक्टिलिटी का मतलब ही होता है कि आप उसको दोनों तरफ से खींच लें, दोनों तरफ से खींच लें, और वो कितना कैपेबल है स्ट्रेच होने के लिए विदाउट ब्रेकिंग। और इट इज़ मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट ऑफ बिटुमिन। इट इज़ मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट ऑफ बिटुमिन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिंग एंड बोल टेस्ट। ठीक है, रिंग एंड बोल टेस्ट होता है, ये आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट के में काम में आता है। रिंग एंड बोल टेस्ट, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिंग एंड बोल टेस्ट जो होता है आपका, इट इज़ यूज टू मेजर द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन। उसके बाद आपका पिक्नोमीटर टेस्ट होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पिक्नोमीटर टेस्ट होता है दैट इज यूज फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। पिक्नोमीटर टेस्ट इज यूज फॉर स्पेसिफिक, जहाँ भी पिक्नोमीटर वर्ड आ जाए आप बोल देना कि इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपके फ्लोट टेस्ट होता है। फ्लोट टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कंसिस्टेंसी के लिए। फ्लोट टेस्ट जो यूज़ होता है दैट इज़ यूज टू मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ द बिटुमिन। ठीक है, तो ये कुछ एक तरीके के टेस्ट थे जो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से टेस्ट किस किस काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the equivalent radius of resisting section of 20 cm slab if the ratio of radius of wheel load distribution to the thickness of the slab is 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना कि जो रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन होती है वो क्या होती है, उसको हम एक बार बी से डिनोट कर देते हैं। दैट इज अंडर रूट में 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस, अंडर रूट में नहीं है माइनस वाला, माइनस 0.675। ठीक है, इसमें से जो आपका ए हो गया वो तो हो गया आपका रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ए क्या हो गया दोस्तों आपका रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन, और एच हो गया आपका थिकनेस ऑफ स्लैब। ध्यान देना, एच हो गया आपका थिकनेस ऑफ स्लैब और ए हो गया आपका रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि रेशियो दे रखा है व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन की रेडियस का टू द थिकनेस ऑफ स्लोप। मतलब अपन को क्या दे रखा है, ए अपॉन एच दे रखा है दैट इज 2। एग्रीड है, उससे अपन क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है दोस्तों दैट इज 20 सेंटीमीटर, इट विल बी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो कब लगता है कि इफ़ ए इज़ लेस देन 1.7 इफ़ ए इज़ लेस देन 1.724 तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, अंडर रूट वाला, जो मैंने आपको बताया था कि 1.6 a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675। अगर ए लेस देन 1.724 है तो ये फॉर्मूला, एंड इफ़, ध्यान देना, अगर अदरवाइज लिख देना पे, अदरवाइज ए इज इक्वल्स टू बी,
तो ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, आगे 40 सेंटीमीटर, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान देना, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि बी इज इक्वल टू करके वो फॉर्मूला पूरा आ जाएगा आपका, इट विल बी 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675। ठीक है, इफ ए इज लेस देन 1.724 इंटू एच। ध्यान देना, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 40 सेंटीमीटर, तो आप इसको 1.724 इंटू 2 कर लोगे तो भी इट इज़ लेस देन ए, मतलब ए इससे बड़ा है 1.724 एच से, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो बी की वैल्यू भी 40 सेंटीमीटर। अगर ए की वैल्यू 1.724 इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर उससे छोटी होती तो फ्री वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। एच की वैल्यू क्या है आपके पास 20 है, तो 20 इंटू 1.724 कर लो, ये 40 से कम आएगी। अब 40 से कम है तो मतलब ए बड़ा हो गया, तो ए बड़ा हो गया तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर ए इससे छोटा होता तो अपन ये फॉर्मूला लगाते, अगर ए इससे बड़ा है तो अपन ने ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी को इक्वलेंट कर दिया। सो ए की वैल्यू है 40 तो बी की वैल्यू भी हो जाएगी 40। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इसका एक बार फॉर्मूला ज़रूर से याद रखना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला। और आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल भी काफ़ी कम है इस अपन आज जो अपन लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो जस्ट अगर एक दो न्यूमेरिकल आ भी जाए तो आप अपन फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमेन इज रिलेटेड टू पेंस्की मार्टन टेस्ट। दोस्तों, फ्लैश एंड फायर बॉन्ड टेस्ट, अपन को ये क्वेश्चन देखते कर देने, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पेंस्की मार्टन टेस्ट इज रिलेटेड टू फ्लैश एंड फायर बॉन्ड टेस्ट। बेसिकली जो पेंस्की मार्टन क्लोज्ड का फ्लैश पॉइंट टेस्ट होता है, दैट इज अ टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लैश पॉइंट टेस्ट। ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट का मैंने आपको बता ही दिया था। सॉफ्टनिंग पॉइंट का जो होता है आपका रिंग एंड बॉल होता है। ठीक है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट का ये होगी आपका पेंस्की मार्टन टेस्ट। ठीक है, डक्टिलिटी का मैंने आपको बता रखा है कि ब्रिक्विट होती है स्टैंडर्ड तरीके की। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमेन विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल एपरेटस व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल। अब ध्यान देना कि जो आपका रिंग एंड बॉल एपरेटस होता है उसमें जो स्टील बॉल होती है उसका डायमीटर क्या होता है। सो दैट इज 0.95, दैट इज 0.95 सेंटीमीटर। ध्यान देना, अगर एमएम में बात करेंगे इट विल बी 9.5 mm, और अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे इट विल बी 0.95 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर डिजाइन पर्पज इफ टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7 MPa। ठीक है, ये रिजिडिटी फैक्टर का वैल्यू पूछ रहा है कि अगर टायर प्रेशर 0.7 MPa से ज़्यादा है तो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी लेस देन 1। दोस्तों ध्यान देना कि रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। ठीक है, अब मैं आपको एक ही चीज़ सारी बताता हूँ कि अगर टायर प्रेशर की रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू किस किस चीज़ में ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं टायर प्रेशर कितना कितना होगा TP और DTP। ठीक है, अगर टायर प्रेशर 0.7 है तो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ RF। ठीक है, RF की वैल्यू 1 होगी अगर 0.7 के इक्विवेलेंट है। अगर ग्रेटर देन 0.7 है, ध्यान देना, ग्रेटर देन 0.7 है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, और अगर लेस देन 0.7 है टायर प्रेशर की वैल्यू तो इसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन, मतलब अपोजिट होता है। अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो मैंने आपको बताया था RF जो होता है आपका रिजिडिटी फैक्टर, उसका वो क्या होता है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर अपन टायर प्रेशर। तो जैसे जैसे टायर प्रेशर बेसिकली डिनोमिनेटर में, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू तो कम ही होगी, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है डिनोमिनेटर की वैल्यू तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी।
तो इसलिए ये ऐसे इस तरह से ये रहता है। इसमें भी आपको याद कुछ नहीं करना, समझ गए। कॉन्सेप्ट है कि सी पी अपन टी पी होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर अपन टायर प्रेशर। तो टी पी की वैल्यू अगर 0.7 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। टी पी की वैल्यू अगर 0.7 है, मतलब टायर प्रेशर की वैल्यू अगर 0.7 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, और अगर इसकी वैल्यू 0.7 से कम है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अभी जो क्वेश्चन आया था एसएससी जेई 2018 में, उसमें पूछा गया था कि अगर टायर प्रेशर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 है, अगर क्वेश्चन हो सकता है अब जो आए वो 2020 में वो पूछ सकता है कि इफ़ द टायर प्रेशर इज लेस देन 0.7, तो आपको क्या करना है, दैट इन दैट केस ग्रेटर देन 1, पर अभी क्वेश्चन में लेस देन 1, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0.7 एमपीए बता रहा है, जो कि क्या होता है सी पी अपन टी पी करके आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स इन कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स। एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स इन कॉन्क्रीट एग्रीगेट की जो फ्लैकी पार्टिकल्स अगर एक्सेस में होते हैं तो व्हाट डज इट डू। ठीक है, इट डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी, राइट, it increases the quantity of water and sand, right, affects the durability of concrete, right, so option number D is the right answer। so option number D is the right answer कि अगर फ्लैकी पार्टिकल एक्सेस में होंगे तो ये वर्केबिलिटी डिक्रीज करेगा, इट विल एक्सेस इट्स एक्सेस इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ड्यू टू विच वाटर एंड सैंड क्वांटिटी, क्योंकि जब ये एक्सेस में होंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा जिससे कि वाटर और सैंड की क्वांटिटी बढ़ेगी, और इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ concrete, it also affects the durability of concrete। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आपसे एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज व्हिच कंटेन्स लेस वॉइड्स व्हेन कॉम्पैक्टेड आर। ठीक है, टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज जो लेस वॉइड रखते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली इट विल बी राउंडेड स्पेरिकल। इरेगुलर एग्रीगेट्स में बहुत ज़्यादा वॉइड्स होंगे, फ्लैकी में आपको पता है कि वॉइड्स रहते हैं, पर जो लीस्ट वॉइड रखते हैं वो क्या है इस ऑप्शन में, राउंडेड स्पेरिकल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, एक एक करके अपन पढ़ते हैं। The percentage of voids in the aggregate after proper compaction is called the angularity number। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ voids होते हैं इन एग्रीगेट आफ्टर प्रॉपर कॉम्पैक्शन वो क्या कहलाता है, आपका एग्रीगेट नंबर कहलाता है। ठीक है, फिर सेकंड है कि एग्रीगेट एंगुलर एग्रीगेट आर सुपीरियर टू राउंडेड एग्रीगेट। ये तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगुलर एग्रीगेट होता है उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेरिजन ऑफ द राउंडेड एग्रीगेट। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज द सरफेस टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द हार्डनेस, ग्रेन साइज, फ्री स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। बिल्कुल राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं एबीसी वो तीनों ही राइट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एस्पार्ट इन कटबैक एस्पार्ट। ठीक है, इसने पूछा है कि जो कटबैक एस्पार्ट होता है उसमें एस्पार्ट का जो कंटेंट है वो कितना परसेंटेज होता है, दैट इज 80%। की कटबैक एस्पार्ट में एस्पार्ट का जो कंटेंट है दैट इज 80%। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था अपन से आपसे एसएससी जेईई 2018 में पूछा भी गया था। इन विच द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटवीन रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स इज यूज। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको देखते कर देना, बताया था मैंने आपको कि सोफनिक पॉइंट टेस्ट होता है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट का मैंने आपको बताया था कौन सा, पेंस्की मार्टन, और रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स का सोफनिक टेस्ट। ठीक है, मैं अब ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, और आई हुई क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रह रहे हैं। मैक्सिमम जो आपने देखेंगे इस वीडियो में भी 4-5-7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आउट ऑफ 30 या 35 जो रिपीट हुए बार बार। तो अपन को एटलीस्ट एक ओवरऑल 10 साल का, पिछले 10 साल का ग्राफ अपन ने इसीलिए कवर कर रहे हैं पिछले 10 साल के क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं और किस किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, और एमसीक्यूज के साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफ द लीस्ट lateral dimension of aggregate is less than 0.6 times of its main dimension then the aggregate is said to be। दोस्तों देखते ही कर देना है, इट इज़ फ्लैकी। देखो मतलब वही सेम ही क्वेश्चन है जो भी 2012 में आया था, फिर 2015 में आया, 2018 में आया। तो बहुत चांसेस रहते हैं
कि अब क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। फ्लैगी यही ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आपको देखते ही कर देना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी कमी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ अच्छा लग रहा है तो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इट विल इंक्रीज आवर मोरल सपोर्ट और वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस, ओके। और आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, तो उस टेलीग्राम के लिंक पे जाकर के आप उसके चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।